नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं ब्रजेश और स्वागत करता हूं आपको नोट्स बुक आईएएस में। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार और उसमें भी फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की। साथियों, ये जो सप्ताह चल रहा है, नोबेल पुरस्कार का सप्ताह चल रहा है। मतलब हर दिन आपको एक नया नोबेल पुरस्कार के जो मतलब मिलने वाले को एक नया नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार के, और हम सारे नोबेल पुरस्कार पे नोट्स बुक आईएएस में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। अगर अब तक नहीं देखा तो और सारे का देख लीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार के। तो आज जो हमारा हमने बात किया पहले ही कि किसके लिए, फिजियोलॉजी या कि हम बात करें मेडिसिन का नोबेल पहले से ही क्या हो चुका, उसकी अनाउंसमेंट हो चुका है। किसको मिला, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए आप, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को मिला है। और किस कार्य के लिए मिला है, किस अचीवमेंट के लिए मिला है? तो इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज किया है, जिसका रोल हो जाता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन, मतलब जीन एक्सप्रेशन के थ्रू कैसे हम जीन को रेगुलेट कर सकते हैं, इसके लिए माइक्रो आरएनए की खोज किया है। इसलिए इनको फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया है। आज की क्लास जो हमारी है वो किस पे है? फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार पे है, मतलब भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की है। तो इस क्लास में हम देखेंगे कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, किस खोज के लिए दिया गया, और जो इसकी नोबेल प्राइज के बारे में ब्रीफ एक हिस्ट्री देखेंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे फिजिक्स के नोबेल प्राइज के बारे में, क्योंकि हर एक नोबेल प्राइज के बारे में स्पेसिफिक हमने बात कर रखा है। तो हर एक नोबेल में उसकी स्पेसिफिक हिस्ट्री की बात करेंगे। साथ ही हम देखेंगे आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं जो कि आपके नोबेल से रिलेटेड है। तो ये मुख्य बातें हो जाती हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं हम। नोबेल प्राइज 2024 फॉर फिजिक्स। ये दो शख्सियत आपके सामने हैं जिनको आप देख पा रहे होंगे। कौन है? जॉन जे हॉपफील्ड और दूसरे हो जाते हैं जेफ्री हिंटन। इन दो लोगों को मिला है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2024। तो जल्दी से इन दोनों लोगों का चेहरा देख लीजिए और समझ लीजिए कि इनको नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला है, किस कार्य के लिए मिला है, और जो इनकी अचीवमेंट है आने वाली जनरेशन में किस तरीके से हेल्प करेगी। तो हम देखते हैं कि इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला है ये किसके लिए मिला है? ये मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए मिला है। तो यहाँ पे कुछ शब्द आ जाते हैं जैसे मशीन लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है। इसके लिए इनको क्या मिला है? 2024 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। तो चलिए समझते हैं मशीन लर्निंग है, होता क्या है, और इसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके कैसे इसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। समझते हैं कुछ बेसिक पॉइंट को। तो अगर हम बात कर रहे हैं मशीन लर्निंग की, मशीन लर्निंग होती क्या है? तो मशीन लर्निंग एक प्रकार का एआई का ही भाग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही क्या है? भाग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही भाग हो जाता है। भाग कहने बोले तो भाग का मतलब उसी का प्रकार हो जाता है। तो मशीन लर्निंग भी क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भाग है। अगर बात करें हम मशीन लर्निंग, जैसे इसकी लिटरल मीनिंग से आपको पता चलता है, जैसे हम क्या है? ह्यूमन है, हमारे पास खुद की लर्निंग है। हम क्या किसी चीज को अपने जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से अपनी जो हम किसी चीज को देखते हैं उसके बेसिस पे हमारी एक थॉट बनती है और एक लर्निंग क्रिएट होती है। तो हम तो क्या करते हैं? ह्यूमन के पास लर्निंग है। बट बात किया जा रहा था अब तक क्या होता था? मशीनों के पास लर्निंग नहीं होती थी। जैसे बात करें कंप्यूटर की जब शुरुआत हुई तब से लेके मतलब अभी तक इस जनरेशन में 1990s तक का देखते हैं, उसके बाद अगर बात करें तो कंप्यूटर का काम क्या हो जाता था? जो हमारे द्वारा प्रोग्राम दिए होते हैं उस प्रोग्राम पर वर्क करके ऑथेंटिक हमको डाटा देना। बट क्या कोई कंप्यूटर अपने से निर्णय ले सकता था? क्या कंप्यूटर कुछ चीजों से सीख सकता था? तो नहीं सीख सकता था। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एक तरीके से हम आर्टिफिशियली उन पे इंटेलिजेंस ला रहे हैं। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा तो मशीन सीखने में सक्षम हो जाएगी। कैसे सक्षम होती है? जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें कि अगर एक छोटा बच्चा है वो कोई चीज़ अभी जान नहीं रहा, तो एक बार कभी वो क्या करता है? किसी गर्म चीज़ को टच करता है। अगर गर्म चीज़ को टच करता है या ठंडी चीज़ को टच करता है, उसको पता है कि इसको हमें टच करने से हम क्या हो सकते हैं? हम जल सकते हैं या जल जाएंगे। मतलब जब वो टच किया एक बार तो जल गया, तो दोबारा उसको कहें, आप छोटा बच्चा है, फिर से कहेंगे बाबू इसको फिर से टच करना, तो क्या करेगा? नहीं टच करेगा, कहेगा जल जाएंगे हम। तो कैसे सीखा? अपने एक्सपीरियंस से सीखा। उसी तरीके से मशीन को भी बहुत सारे डाटा होते हैं। मशीन के पास क्या होते हैं? बहुत सारे डाटा होते हैं ना। तो उन डाटाबेस से, उन एनालिसिस से वो क्या कर सके? अपनी लर्निंग क्रिएट सके। मतलब पर्टिकुलर 10 एक तरीके से थ्योरी दे दिया गया, 10 प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस डाटा दे गए कि मतलब ये इवेंट हुई तो इसका रिजल्ट ये हुआ, ये इवेंट हुई तो इसका रिजल्ट ये हुआ। इन लर्निंग के बेस पे कंप्यूटर खुद आइडेंटिफाई कर ले। इन डाटा के बेस में कंप्यूटर अगर मशीन खुद लर्न कर ले, खुद चीजों को आइडेंटिफाई कर ले, एक थॉट बना ले, तो उस प्रोसेस को हम मशीन लर्निंग कहते हैं। ये हमारे बताने का तरीका है जिससे आप क्या हो सके समझ सको।
तो यहाँ मशीन लर्निंग की बात कर रहे थे। मशीन लर्निंग क्या है? एक प्रकार का कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही भाग क्या हो जाता है? मशीन लर्निंग हो जाता है। और जो ऐसे सिस्टम जो खुद सीख सकते हैं, मशीन लर्निंग का तात्पर्य हो जाता है कि ऐसे सिस्टम, ऐसे एक तरीके से मशीन जो खुद सीख सकते हैं, मतलब वो अपने डाटाबेस, जो उनके पास डाटा है, जो उनके पास एक्सपीरियंस है, प्रीवियस वर्क है, उसके बेस से खुद सीख सकते हैं और खुद उसमें रेक्टिफाई कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो उसको हम मशीन लर्निंग कहते हैं। चलिए, अब इस जो सीखने की प्रक्रिया है, इसमें आर्टिफिशियल जो न्यूरल नेटवर्क की बात किया गया है, जिसका उपयोग किए हैं दो मतलब ये जिनको नोबेल मिला है, वो कैसे सीखने की क्षमता को विकास कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जिसको मशीन लर्निंग में उपयोग करके मशीन लर्निंग को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, एआई को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम बात करते हैं कि हम कैसे सीखते हैं, हम कैसे अपने एक्सपीरियंस से एक लर्निंग कैसे बनाते हैं। तो हम किसी ये सारी चीज़ ब्रेन से होता है, तो हमारे ब्रेन में क्या होती है? बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। हमारे ब्रेन में क्या है? बहुत सारे न्यूरॉन्स है। अब ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं? आपस में एक कनेक्शन होता है, और इन कनेक्शन से जो एक चीज, इसको कुछ एक्सपीरियंस इन न्यूरॉन्स अगर बात करें, ये क्या है? न्यूरॉन्स है। इसमें आपस में क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। इस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के माध्यम से ये क्या होते हैं? आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब ये जो कनेक्शन है इनका, इसी कनेक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं हम? बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे पार्ट्स में, नर्व्स में बटी हुई हैं। उनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने से वो एक स्ट्रॉन्ग, अगर बात करें कि स्ट्रॉन्ग या कंक्रीट फॉर्म में कोई विचार आ जाता है, हम सीख लेते हैं उसी जो बिखरी हुई है, क्योंकि सारी चीजें क्या है? नर्व्स के थ्रू जा रही हैं, नर्व से सारी आपस में कनेक्टेड है। तो इनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने की वजह से ये क्या होते हैं? हमारे अंदर सीखने, समझने, याद करने और एनालिसिस करने की क्षमता आ जाती है। तो जिस तरह हमारे ब्रेन में सेल्स और नर्वस होते हैं, तो ब्रेन के नर्वस के आसपास क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। सारे नर्व्स आसपास में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। उसी तरीके से जिस तरह ह्यूमन ब्रेन काम करता है, उसी तरीके मशीन लर्निंग भी काम करते हैं। तो यहाँ पे जो ये दो साइंटिस्ट हुए जिनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो यही जो हमारी मशीन में क्या, हमारे जो ब्रेन है वहाँ पे नेचुरल नर्वस सिस्टम है, हमारा नेचुरल नर्व्स काम कर रही हैं। तो इसी नेचुरल नर्व की जगह इन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम या कहें कि ऐसा डिज़ाइन किया कि नेचुरल की जगह वही आर्टिफिशियल नर्वस सिस्टम डिज़ाइन किया। जैसे आर्टिफिशियल जो नर्व सिस्टम है, अगर बात करें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क दिया, हमारे माइंड में न्यूरॉन का नेटवर्क है, उसी तरीके से ये नेचुरल ना हो के आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क तैयार किया। अब इसको समझते हैं। ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो होते हैं, जैसे हमारे पास डिफरेंट क्या है? न्यूरॉन्स है। ये न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर में डिफरेंट नोड बनाए गए, और एक नोड ए हो गया, एक नोड ए हो गया। अगर ये दोनों नोड के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा इन दोनों नोड के बीच में, तो इससे क्या होगा? इससे लर्निंग होगी। हम क्या कर सकते हैं? उससे समझ सकते हैं। वहीं अगर बात करें दो नोड के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं होगा, मतलब वीकर कनेक्शन होगा, इनका कनेक्शन कम होगा, तो यहां पे लर्निंग नहीं हो सकती है। तो सेम जो हमारा नर्वस सिस्टम था, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम हम वर्क करते हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच में स्ट्रॉन्गर कनेक्शन से हम कोई चीज को एनालिसिस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से यहां पे साइंटिस्ट ने दो नोड के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन करके वहां से हम एनालिसिस और लर्निंग कर सकते हैं। इसी को हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क नाम दिया। यहां पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को नोड्स की मदद से बनाया गया। जैसे हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, इसी तरीके से जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया गया, इसमें डिफरेंट नोड को बनाए गए, और ये नोड, ये पूरा सिस्टम लेयर्स में होता है। जैसे हम बात करें, जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स क्या होते हैं? डिफरेंट लेयर में होते हैं। ऐसे ही हम बात करें, यहाँ पे डिफरेंट लेयर है, एक दूसरे से सब क्या है? एक दूसरे से, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। यहाँ पे मल्टीपल, एक इनपुट लेयर हो गई और दूसरी आउटपुट। हमने एक क्या किया? डाटाबेस तो दे दिया, यहाँ डाटा दे दिया, इनपुट डाटा दे दिया, और यहाँ पे क्या हो गया? इसका एक आउटपुट हमारे डिमांड के अकॉर्डिंग निकलेगा लर्निंग के थ्रू। बट इसके बीच में डिफरेंट नोड्स है। यहाँ तक आपने खुद अनुभव किया होगा, जैसे आप एआई, अगर कोई चैटबॉट यूज किए होंगे कभी, जैसे कि हम बात कर लें कि चैट जीपीटी यूज किए होंगे, या जेमिनी यूज किए होंगे, या बार्ड यूज किए होंगे। वहां पे जब आप कुछ चीज सर्च करते हैं, तो अगर मिस स्पेल्ड कर देते हैं या कि करेक्ट स्टेटमेंट नहीं डालते हैं, फिर भी आपको जो आप खोजना चाहते हैं वही चीज वो दिखा के देता है। कैसे? वो आपकी आपने जो उसको इनपुट दिया, और उस इनपुट से वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि आप क्या एग्जैक्टली कहना चाहते हैं। मतलब आपने, अगर वो तो मशीन है, आपने अगर
कोई गलत स्पेलिंग टाइप कर दी या कि कोई ऐसा सेंटेंस पूछा जो कि मीनिंगफुली करेक्ट नहीं है, तो उसको आपके अकॉर्डिंग करेक्ट जवाब नहीं देना चाहिए। बट वो कैसे दे लेता है? क्योंकि उसके पास क्या है, आपकी जो इनपुट दिया, आपके इनपुट से आइडेंटिफाई कर लेता है कि आप क्या जानना चाहते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ क्या है, तो मुख्य चीज़ें और उस सब्जेक्ट की क्या चीज़ें हो सकती है जिस सब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं या पूछना चाहते हैं उससे, तो आपको एक सही रिजल्ट, करेक्ट रिजल्ट देता है। तो इसी तरीके से यहाँ बात कर रहे हैं, इसमें मल्टीपल हिडन लेयर होती है। जैसे हमारे न्यूरॉन्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, यहाँ पे मल्टीपल हिडन लेयर होती है, इसके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, उसके माध्यम से हमको आउटपुट लेयर जनरेट करती है। तो ये हो गया हमारा डीप न्यूरल नेटवर्क, इसी के थ्रू यहाँ पे बात की जा रही है। यहीं पे यही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करते हैं जब मशीन लर्निंग में, तो मशीन लर्निंग हम ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और साथ में ज़्यादा एआई का उपयोग हो जाएगा। तो ये रही कुछ मुख्य बातें। अब चलिए हम समझ लेते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से संबंधित जो इन चीज़ों को हमने देखा, तो इसमें मशीन लर्निंग के लिए मुख्य तरफ से हमने देखा कि ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हमने बनाया, ये डिफरेंट नोड्स के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किया। इससे क्या होगा, इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके हम क्या करेंगे, मशीन लर्निंग को कैपेबल बनाएंगे। मतलब मशीन आपके ह्यूमन के इंटरेक्शन के साथ, उसके द्वारा जो इंटरेक्शन किए जा रहे हैं वो उसके एक्सपीरियंसेस, प्रीवियस जो उसके एक्सपीरियंसेस हुए, मतलब प्रीवियस डाटा के बेस पे लर्निंग करने के लिए सक्षम बनाती है। तो यही कॉन्सेप्ट के लिए इस बार का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसे दिया गया? जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को दिया गया, ध्यान रखना है। और ये जो डिस्कवरीज है, ये जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है, ये मशीन लर्निंग को क्या बनाएगी, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू और इनेबल करेगी कि वो कैसे इंटरेक्शन बढ़ा सके, कैसे लर्निंग को और बढ़ा सके। तो ये रही मुख्य बातें। अब चलिए इससे संबंधित कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं। जैसे अगर बात करें कि इसका हमने सीख लिया ये होता कैसे है, काम कैसे करता है, बट अब आपके लिए ये होना कि अचीवमेंट है, तो इसका आने वाली जनरेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसका यूज क्या होगा, इसके एप्लीकेशन डिफरेंट सेक्टर में कैसे होंगे, इसको समझते हैं। तो अगर बात करें इसका एप्लीकेशन, तो मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन को केवल हम कुछ सेक्टर तक सीमित करके नहीं रख सकते, क्योंकि मशीन लर्निंग बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसका आने वाली जनरेशन में, आने वाली जो समय है उसमें हर सेक्टर में उपयोग कर सकते हैं। यहाँ तो कुछ हम एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहे हैं, बट आप अगर देखेंगे कि ऐसा कोई सेक्टर नहीं होगा जहाँ पे मशीन लर्निंग की जरूरत ना हो और मशीन लर्निंग आपकी लाइफ को आसान ना बना रहा हो। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि मेडिकल फील्ड में, अब हम बात करें अगर मेडिकल फील्ड में हम कैसे मशीन लर्निंग का उपयोग कर सकते हैं, तो अगर मेडिकल फील्ड की बात करें तो मेडिकल फील्ड भी अपने आप में बहुत बड़ा ब्रॉड है, उसमें हर जगह हम मशीन लर्निंग का उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें कि जैसे अगर बात किया कि हमारे पास कोई अगर रिपोर्ट है, चेकअप की कोई रिपोर्ट है, चेकअप की रिपोर्ट है, आप एक चेकअप की रिपोर्ट लेके जाते हैं, मतलब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप 8-10 आपने क्या किया, कोई चेकअप कराया, उसकी रिपोर्ट लेके जाते हैं और पिछले आपकी क्या 4-5 साल के आपसे ट्रीटमेंट चल रहा है, तो सारा जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो हो सकता है डॉक्टर है, एक ह्यूमन है, वो इतनी चीज़ें एक साथ आपको एनालाइज ना कर पाए, मतलब उससे कुछ इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होते हैं उसको वो हो सकता है स्किप कर दे, बट उसके स्किप कर देने से वो चीज़ों से हो सकता है कि जो आपकी डिसीज है, जो आपकी प्रॉब्लम है, वही उसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो। बट जब अगर इसी रिपोर्ट को हम क्या देते हैं, इसमें क्या हो रहा है, एक डॉक्टर है, उसका उपयोग, उसका काम ये तो नहीं है कि वो रिपोर्ट को एनालाइज करे, अगर उसको हम एक काम अगर मशीन लर्निंग से कराते हैं तो ये सारे डाटा हम मशीन लर्निंग में देखें तो जो ये एरर का कॉन्सेप्ट हुआ कि ये यहाँ पे ह्यूमन एरर के कारण कभी स्किप हो सकता है, तो ये संभावना रही नहीं होगी। साथ में ये क्या करेगा, उसका एनालिसिस जो बाबर होगा, एनालिसिस जो होगा वो एनालिसिस में कहीं भी एरर की संभावना नहीं होगी और कम सब में होगा, जिससे डॉक्टर उस एनालिसिस को इंटरप्रेट करने के लिए, डॉक्टर का रोल यहाँ पे आ जाएगा इंटरप्रेट करने के लिए, ये हो सकता है। साथ में अगर हम बात करें पेशेंट हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना और एनालाइज करना, जैसे कोई पेशेंट है उसकी हिस्ट्री, अब तक का ट्रीटमेंट, क्या चीज़ें रही, तो इसको एक डॉक्टर को समझने में बहुत टाइम देना होगा और उसकी इफिशियंसी इन चीज़ों में जो एक तरीके से हम देखें कागजी कार्यों में चली जाती है, उसको अगर हम रोबोटिक्स के माध्यम से, मशीन लर्निंग के माध्यम से कराते हैं तो ज़्यादा एनालिटिकल, ज़्यादा एक्यूरेसी और ज़्यादा इंप्रूवमेंट के साथ हमको मिलेगी। ये तो कुछ सेक्टर है। अगर हम बात करें अभी जैसे रिसेंट में बात कर लेंगे तो अगर आज हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर। हमारे
पास प्राइमरी हेल्थ सेक्टर की क्या है, कमी है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में और स्पेशली डॉक्टर की अवेलेबिलिटी में कमी है। अब यहाँ पे मशीन लर्निंग को हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे कोई PHCs है, वहाँ पे हम मशीन लर्निंग के थ्रू कोई रोबोटिक्स को अपॉइंट कर सकते हैं, जिसमें जो बेसिक समस्या होती है, लोगों की बेसिक समस्या होती है, तो वो क्या सकते हैं, जैसे उसके साथ शेयर करेंगे, वो उसके लिए प्रिस्क्राइब कर सकता है मेडिसिन और चीज़ें बेसिक लेवल पे कर सकता है, जिससे एक तरीके से जो हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं और जो उसके ऊपर के हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे जो एक्सेस बर्डन है उसको कम किया जा सकता है, और साथ में लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको अर्ली डिटेक्शन हो सकता है। कोई अगर गंभीर बीमारी है तो उसको रिपोर्ट और चेकअप के माध्यम से ये जो मशीन लर्निंग के थ्रू रोबोटिक्स है उसको अर्ली डिटेक्शन कर सकता है। इस तो कुछ एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे इस सेक्टर में उपयोग हम देख सकते हैं, बट हम कोई अगर इसका हम एप्लीकेशन की बात करने लगेंगे तो 1-2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। ऐसे कुछ सेक्टर स्पेसिफिक में हम देख सकते हैं। जैसे हमने बात किया इलेक्ट्रॉनिक्स में, आज इलेक्ट्रॉनिक्स विदाउट मशीन लर्निंग तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपके जेब में कोई गैजेट है, आज की डेट में अगर कोई गैजेट भी आप खरीद रहे हैं, तो सब आपको भी क्या चाहिए कि वो क्या होनी चाहिए, उसमें मशीन लर्निंग होनी चाहिए, उसमें AI होनी चाहिए। आप भी चाहते हैं कि हम बिस्तर में बैठे बैठे सारा कमांड दे दें और सारा चीज़, जैसे अगर बात करें टेलीविज़न को हम कह दें कि वो काम कर दे, टेलीविज़न वो काम करे, फैन स्टार्ट हो जाए, हर चीज़ आप क्या चाहते हैं, अपनी फिंगर टिप्स में चाहना चाहते हैं। तो फिंगर टिप्स में कैसे होगी, जब AI उसमें आएगा, AI आएगा मतलब मशीन लर्निंग जब होगी तभी वो चीज़ें हो पाएंगी। तो मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन कुछ जगह तक हम सीमित नहीं कर सकते हैं। वहीं देखें अगर हम फाइनेंशियल फील्ड में स्टडी करें तो फाइनेंशियल फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल डाटा को एनालिसिस करना एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है। पिछले 1 साल के जितने डाटा ट्रांजैक्शन, उसमें छोटी छोटी चीज़ को आइडेंटिफाई करना एक ह्यूमन के लिए, एक चार्टेड अकाउंट के लिए एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। बट यही काम अगर हम मशीन लर्निंग के थ्रू कराते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, और उसमें एरर की संभावना बिल्कुल जीरो होगी, एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। और ये सारी एक तरीके से कुछ एप्लीकेशन है, कुछ चीज़ें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो महज एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे वेदर फॉरकास्टिंग में देखें, मौसम पूर्वानुमान में देखें, एक हमारे समक्ष महत्वपूर्ण चैलेंज हो जाता है कि वेदर फॉरकास्टिंग कैसे करें, वेदर फॉरकास्टिंग से क्या आयाम हो सकते हैं, तो ये प्रमुख चैलेंज हो सकता है। इस तरीके से हम यहाँ पे एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की क्या एप्लीकेशन हो सकता है, इसमें आप सोच भी नहीं सकते वहाँ तक इसका एप्लीकेशन हो सकता है। तो ये रही कुछ मुख्य बातें। चलिए इससे संबंधित फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ और बातों को देख लेते हैं। अगर बात करें तो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से न केवल 2024 के नोबेल पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी लास्ट ईयर का UPPCS का पेपर, प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे, वहाँ पे अगर 2022 का था उस समय के नोबेल अवार्ड मिला था, बट उसमें कहाँ पे पूछा गया था, 2021 का नोबेल पूछ दिया गया था। तो आप लोग 2024 का तो देखिए, प्रिपेयर करिए, साथ में आपको 2023 में उसी सब्जेक्ट में मतलब किन किन को मिला है और किसके लिए मिला है, इसको भी ध्यान रखना है। तो चलिए 2023 में फिजिक्स का नोबेल किसे मिला, इनको देख लेते हैं, और किस कार्य के लिए मिला इसको समझ लेते हैं। तो पियरे एगोस्टिनी जो है फ्रांस के हैं, साथ में फेरेन क्रास जो कहाँ के, हंगरी के हैं, और एनी लुहिरिलियार, इन 3 लोगों को 2023 में फिजिक्स का नोबेल मिला था। अब बात कर लेते हैं किस लिए मिला था। तो इनको मिला था, ये क्या करने थे हैं, इसमें मैथड जनरेट किए थे जिससे ऑटो सेकंड में पल्सेस की लाइट को हम स्टडी कर सकते हैं, और एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स में एक नया इन्होंने मेथड दिया था, इसलिए इनको 2023 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया है। ये तो हमने 2023 का फिजिक्स का नोबेल देख लिया। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को और देख लेते हैं जो आपके स्टैटिक पार्ट से हमेशा नोबेल पुरस्कार से पूछा जाता है। तो चलिए अगर हम बात करें कि अब तक फिजिक्स का नोबेल कितने लोगों को मिल चुका है, तो अब तक फिजिक्स का नोबेल 227 लोगों को मिल चुका है। कितनी बार दिया गया, तो 118 बार फिजिक्स का नोबेल दिया गया, जिसमें से 227 लोगों को यह नोबेल मिल चुका है अब तक फिजिक्स का। अगर दूसरी बात करें कि ऐसे कौन से शख्स हैं जिनको फिजिक्स का 2 बार नोबेल मिला है, मतलब फिजिक्स का ही 2 बार नोबेल मिला है, तो ऐसे एकमात्र शख्स हैं जॉन बार्डीन को 2 बार सम्मानित किया गया, 2 बार फिजिक्स का नोबेल दिया गया। कब दिया गया, एक बार 1956 में दिया गया और दूसरी बार 1972 में दिया गया। ये है जॉन बार्डीन। अगर किस लिए दिया गया, तो इन्होंने ट्रांजिस्टर जो एक तरीके से आज एक महत्वपूर्ण क्रांति है, ट्रांजिस्टर की खोज किया था, तो इनको 2 बार फिजिक्स का नोबेल मिला हुआ है। आगे बात कर लेते हैं, ऐसी कुछ और शख्सियत को देख लेते हैं। जैसे अगर ये प्रश्न में
पूछा जाए कि सबसे कम उम्र में फिजिक्स का नोबेल पाने वाले व्यक्ति कौन हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं लॉरेंस बैक। लॉरेंस बैक को 1915 में सबसे कम उम्र में उनके पिता के साथ अपने नोबेल शेयर किया था। तो सबसे कम उम्र में, जब हम सबसे कम उम्र को देख रहे हैं तो सबसे अधिक उम्र के कौन से लोग हैं जिनको फिजिक्स का नोबेल मिला है, इसको देख लेते हैं। तो ये हो जाते हैं आर्थर अस्किन। आर्थर अस्किन को उनके 96 वर्ष की एज में उनको नोबेल पुरस्कार मिला और 2018 में यह नोबेल पुरस्कार उनको मिला था। चलिए और कुछ बातों को जान लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि अब तक कितनी महिलाओं को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो अब तक मात्र 5 महिलाओं को, मात्र 5 महिला विजेताओं को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। ध्यान रखना, ये 5 महिला विजेता हैं जिनको फिजिक्स का नोबेल मिला। सबसे लास्ट में 2023 में इनको मिला, 2023 में इनको मिला। अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले 1903 में इनको मिला। उसके बाद बात करें 1903 के बाद आ जाता है 1963 में इनको मिला, 1963 में मिला। फिर 2018 में इनको मिला, 2018 में इनको मिला और इनको 2020 में इनको मिला। इस तरीके से हम बात करें तो अब तक केवल 5 महिलाओं को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण शख्सियत जिनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इनमें से नाम आ जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन को। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज मिला। कब मिला? अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज मिला। ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया है किस लिए मिला है। तो इनको डिस्कवरी किया था किसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और साथ में जो स्पेशल इन जनरल रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के लिए इनको मिला था। कब मिला था? 1921 में मिला था। दूसरे की बात करते हैं नील बोर। नील बोर जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इनको नोबेल पुरस्कार आप देखेंगे तो 1922 में मिला था। किस लिए मिला था? इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर और रेडिएशंस की खोज किया था, इन्वेस्टिगेशन किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर और रेडिएशन की। और इन्हीं की, नील बोर की ही कॉन्सेप्ट पे आज हम जो क्वांटम मैकेनिक्स को देखते हैं, क्वांटम थ्योरी को देखते हैं, तो इन्होंने ही इसके जन्मदाता हैं। और आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैरी क्यूरी। पहली महिला है जिनको नोबेल फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? तो 1903 में इनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। किसके लिए मिला? रेडिएशंस के लिए, रेडिएशंस फिनोमेना के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। और साथ में 1911 में इनको ऐसी महिला है जिनको क्या मिला है? 2 बार नोबेल मिला है। 2 बार नोबेल मिला है। एक बार उनको, अगर आप बात करें, एक बार इनको फिजिक्स का नोबेल मिला है। फिजिक्स का नोबेल मिला है तो फिजिक्स का नोबेल 1903 में मिला है, 1903 में मिला है। और दूसरी बार उनको किसका? केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला। ध्यान रखना, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है। कब मिला है? 1911 में मिला है। 1911 में मिला है। किस लिए? रेडियम और पोलोनियम के लिए। रेडियम और पोलोनियम के लिए इनको केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ऐसी महिला जो पहली बार 2 नोबेल पुरस्कार जीती हैं वो हो जाती है मैरी क्यूरी। ध्यान रखना। फिर हम वर्नर हेसेनबर्ग को भी देख लेते हैं। उनको 1933 में मिला। 1933 में नोबेल पुरस्कार मिला है। किसके लिए मिला है? क्वांटम मैकेनिक्स के लिए मिला है। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए मिला है। ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं और जेम्स चैडविक को देख लेते हैं। जेम्स चैडविक को 1935 में मिला। जेम्स चैडविक को आप सब जानते होंगे। इन्होंने क्या किया था? न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज के लिए 1935 में इनको फिजिक्स का नोबेल मिला है। आगे बढ़ लेते हैं, थॉमसन को देख लेते हैं। जोसेफ जॉन थॉमसन, चाहे चैडविक हो चाहे थॉमसन हो, इन सबको आपने बिल्कुल पढ़ रखा होगा। इनको 1906 में नोबेल मिलता है। किस लिए मिलता है? इनको मिलता है इलेक्ट्रिसिटी। इन्होंने क्या किया था? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस के लिए जॉन थॉमसन को 1906 में नोबेल पुरस्कार मिलता है। आगे बात कर लेते हैं विलियम कॉनराड रॉन्टजन। ये पहले फिजिक्स के नोबेल पाने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। जो रॉन्टजन है ये पहले शख्स, अगर ये भी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि पहले शख्स कौन थे जो फिजिक्स का नोबेल मिला है, तो ये हो जाते हैं विलियम कॉनराड रॉन्टजन। 1901 में नोबेल पुरस्कार मिला है। और आपको ये पता ही होना चाहिए कि 1901 से ही नोबेल का डिस्ट्रीब्यूशन प्रारंभ होता है। नोबेल पुरस्कार का डिस्ट्रीब्यूशन 1901 से ही प्रारंभ होता है। और कि इन्होंने क्या किया था? इनका नाम ही है एक्सरे। इन्होंने एक्सरे किरण की खोज की थी। ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं और इससे संबंधित जो नोबेल में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इसमें से पहला प्रश्न हो जाता है, साल 2024 में नोबेल
विजेता पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाएगी। तो ये प्रश्न है 2024 में कितनी राशि दी जाएगी। तो अगर हम बात करें 2024 में कितनी दी जाएगी तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दी जाएगी। 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर राशि दी जाएगी, ध्यान रखना है। 2021 तक 2021-22 तक यह राशि कितनी थी, 10 मिलियन थी, 10 मिलियन थी, जिसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, अब 11 मिलियन कर दिया गया है। ध्यान रखना 2022 से इसको बढ़ा के 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे फिजिक्स में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ध्यान रखना है, फिजिक्स में 2 बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो ये शख्स हो जाते हैं जॉन बार्डिन। जॉन बार्डिन को 2 बार फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। एक बार 1956 में, 2 बार कब मिला, एक बार मिल जाता है 1956 में मिलता है, दूसरी बार 1972 में मिलता है। 1956 और 1972 2 बार इनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिलता है। पहली बार अगर देखें तो इनको सेमीकंडक्टर के लिए मिलता है, सेमीकंडक्टर की खोज के लिए, या ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, सेमीकंडक्टर की खोज के लिए इनको नोबेल मिलता है। और दूसरी बार अगर बात करें तो सुपर कंडक्टिविटी के लिए इनको दूसरी बार नोबेल मिलता है। ध्यान रखना है आपको, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, अगला प्रश्न हो जाता है फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज किसे दिया गया। तो हमने आपके साथ डिस्कस किया फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार विलियम कॉनराड रॉन्टजन को मिला। कब मिला, 1901 में मिला, 1901 में मिला। और इन्होंने एक्सरे किरण की खोज किया था। ध्यान रखना, इसके लिए इनको 1901 में पहली बार फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। किस भारतीय, कौन से ऐसे भारतीय हैं जो फिजिक्स का नोबेल प्राप्त करने वाले हैं। तो ये हो जाते हैं श्री चंद्रशेखर वेंकट रमन ऐसे भारतीय हैं जिनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। और इनको कब मिला, तो 1930 में इनको मिलता है। इनको किस काम के लिए मिलता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए इनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिलता है, जिसको हम आज रमन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना है, ये प्रमुख बातें हो गई जो कि किससे संबंधित है, फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से संबंधित। ये सारे एस्पेक्ट का हमने डिस्कस किया। आशा करता हूं आप सबको यह क्या होंगे, लाभकारी होंगे, आप सबको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की सोर्स बनेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।